अगले दिन का सवेरा लंदन में ठंडी धुंध के बीच उभरा और साथ ही अखबारों के पन्ने ब्रिक्सटन रहस्य से गूंज उठे। हर जगह लोग इस सनसनीखेज मामले की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अखबारों में क्या लिखा था, सुनिए उनका सार। और द डेली टेलीग्राफ ने इसे एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला करार दिया। शिकार का जर्मन नाम, दीवार पर लिखी अजीबोगरीब बातें और किसी भी स्पष्ट उद्देश्य का न होना, ये सब इशारा करते थे कि यह किसी राजनीतिक शरणार्थी या क्रांतिकारी का काम है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ द स्टैंडर्ड ने मामले को राजनीति से जोड़ा और इसे सरकार की नाकामी बताया। उनका कहना था कि शिकार एक अमेरिकी था जो मैडम चारपेंटियर के बोर्डिंग हाउस में रुका हुआ था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? वह अपने सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ स्टैंजरसन के साथ 4 तारीख को ह्यूस्टन स्टेशन गया था, पर उसके बाद उसकी लाश ब्रिक्सटन रोड के एक खाली घर में पाई गई। अब आते हैं द डेली न्यूज पर, जिन्होंने इसे एक खतरनाक राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना था कि स्कॉटलैंड यार्ड के 2 मशहूर जासूस मिस्टर ग्रेगसन और मिस्टर लेस्ट्रेड मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कामयाब होंगे? दोस्तों, इस रोमांचक मामले की गहराइयों में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन सकें। आपका समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने और शर्लक होम्स ने ये सारी खबरें पढ़ी, होम्स के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वह बोला, ग्रेगसन और लेस्ट्रेड तो जैसे जीतने का बहाना ढूंढते हैं। अगर कातिल पकड़ा गया तो यह उनकी मेहनत का नतीजा होगा, और अगर वह भाग निकला तो उनकी कोशिशों के बावजूद। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों था और आगे क्या होने वाला था? अखबारों में छपी रिपोर्ट्स ने इस मामले को और गहराई से उकेरा। उनका कहना था कि यूरोप के कुछ देशों में तानाशाही और आजादी के प्रति नफरत ने कई ऐसे लोगों को हमारे देश की ओर धकेल दिया था जो अच्छे नागरिक बन सकते थे, लेकिन अपने बीते दिनों की कड़वी यादों ने उन्हें कड़वाहट से भर दिया। इन लोगों के बीच सख्त सम्मान का नियम था, जिसे तोड़ने पर मौत की सजा मिलती थी। इसीलिए अखबारों ने जोर दिया कि मिस्टर स्टैंजरसन को ढूंढना बेहद जरूरी है और साथ ही शिकार की आदतों और जीवन शैली के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करनी चाहिए। एक बड़ी कामयाबी यह रही कि उनके ठहरने की जगह का पता चल गया था और इसका पूरा श्रेय स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर ग्रेगसन की होशियारी और मेहनत को दिया गया। जब मैंने और शर्लक होम्स ने ये रिपोर्ट्स नाश्ते के दौरान पढ़ी तो होम्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेस्ट्रेड और ग्रेगसन तो हमेशा विजेता बनेंगे। मैंने चौंक कर कहा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कैसे सुलझता है। होम्स ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराधी पकड़ा गया तो ये उनकी मेहनत का नतीजा माना जाएगा, और अगर नहीं पकड़ा गया तो ये उनकी कोशिशों के बावजूद हुआ। इसे कहते हैं सिक्का उछालो, सिर में जीतता हूं और पूंछ तुम हारते हो, और जो भी वो करें उनके प्रशंसक तो हमेशा रहेंगे। तभी अचानक हॉल और सीढ़ियों पर कई कदमों की आवाज गूंजने लगी। साथ ही हमारी मकान मालकिन की नाराज आवाज भी सुनाई दी। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेकर स्ट्रीट डिटेक्टिव पुलिस फोर्स है। और तभी कमरे में घुस आए 6 गंदे फटेहाल बच्चे, जिनकी हालत देखकर कोई भी चौंक जाए। सावधान, होम्स ने तेज आवाज में कहा, और वे सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो गए जैसे वो कोई सैनिक हों। होम्स ने गंभीरता से कहा, आगे से सिर्फ विगिन्स को रिपोर्ट देने के लिए भेजा करो, बाकी सब सड़क पर इंतजार करेंगे। विगिन्स, क्या तुमने वो ढूंढ लिया? विगिन्स ने जवाब दिया, नहीं सर, अभी तक नहीं। होम्स ने कहा, मैंने वैसे भी उम्मीद नहीं की थी। जब तक ना मिले तब तक ढूंढते रहो। ये लो तुम्हारी मजदूरी।
उसने हर बच्चे को एक एक शिलिंग दी और हाथ हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया। बच्चे सीढ़ियों से भागते हुए चूहों की तरह नीचे चले गए और अगले ही पल उनकी तेज आवाजें सड़क पर सुनाई देने लगी। शर्लक होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इन छोटे छोटे बच्चों से वह काम करवाया जा सकता है जो एक दर्जन पुलिस कर्मियों से भी संभव नहीं है। कोई भी आधिकारिक व्यक्ति जब सामने आता है तो लोग अपनी बातें छुपा लेते हैं, लेकिन ये बच्चे हर जगह जा सकते हैं और सब कुछ सुन सकते हैं। ये सुई की नोक जितने तेज हैं, इन्हें बस थोड़ी संगठित योजना की जरूरत है। मैंने पूछा, क्या आप इन्हें ब्रिक्सटन केस के लिए काम पर लगा रहे हैं? हां, होम्स ने जवाब दिया। इस मामले में एक ऐसा बिंदु है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। यह बस समय की बात है। तभी उसने खिड़की की ओर देखा और कहा, ओह, लगता है हमें अब खबर मिलने वाली है। देखो, ग्रेगसन आ रहा है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए आ रहा है। हां, वही है, दरवाजे पर रुक गया है। कुछ ही पलों में गोरे बालों वाला जासूस ग्रेगसन 3-3 सीढ़ियां एक बार में चढ़ता हुआ हमारे कमरे में आ धमका। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा, शर्लक होम्स का ठंडा हाथ जोर से हिलाते हुए, मुझे बधाई दो, मैंने पूरे मामले को दिन की रोशनी की तरह साफ कर दिया है। मैंने होम्स के चेहरे पर हल्की चिंता की झलक देखी। उसने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो? सही रास्ता? अरे जनाब, हमने अपराधी को पकड़ लिया है और उसे लॉकअप में रखा है। और उसका नाम क्या है? होम्स ने दिलचस्पी से पूछा। आर्थर चार्पेंटियर, हिज मैजेस्टी की नेवी का सब लेफ्टिनेंट, ग्रेगसन ने गर्व से कहा। उसकी मोटी उंगलियां आपस में रगड़ रही थीं और उसने अपने सीने को थोड़ा और फुला लिया। शर्लक होम्स ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बैठो और एक सिगार ट्राई करो। हमें जानने की उत्सुकता है कि तुमने ये कैसे किया। विस्की और पानी चलेगा? ग्रेगसन ने थके हुए स्वर में कहा। हां, क्यों नहीं? बीते 2-3 दिनों की जबरदस्त मेहनत ने मुझे पूरी तरह थका दिया है। यह शारीरिक मेहनत नहीं, समझे, बल्कि दिमागी तनाव है। मुझे यकीन है मिस्टर शर्लक होम्स, आप इसे समझ सकते हैं। आखिर हम दोनों ही दिमागी काम करने वाले लोग हैं। आप मुझे जरूरत से ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, होम्स ने गंभीरता से कहा। अब हमें बताओ कि तुमने यह संतोषजनक नतीजा कैसे हासिल किया। ग्रेगसन कुर्सी पर आराम से बैठा और अपने सिगार का धुआं उड़ाते हुए खुद से संतुष्ट दिखा। फिर अचानक उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा और हंसते हुए कहा, यह तो मजेदार है। ग्रेगसन ने हंसते हुए कहा, मजेदार बात यह है कि वह मूर्ख लेस्ट्रेड, जो खुद को बहुत होशियार समझता है, पूरी तरह गलत दिशा में चला गया है। वह मिस्टर स्टैंजरसन के पीछे पड़ा है, जिसका इस अपराध से उतना ही लेना देना है जितना कि एक नवजात बच्चे का। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक उसने स्टैंजरसन को गिरफ्तार कर लिया होगा। यह सोचकर ग्रेगसन इतना हंसा कि उसकी सांस फूलने लगी। होम्स ने पूछा, और तुम्हें सुराग कैसे मिला? ओह, मैं तुम्हें सब बताता हूं, लेकिन डॉक्टर वॉटसन, यह सब केवल हमारे बीच ही रहना चाहिए। सबसे पहली मुश्किल थी इस अमेरिकी के अतीत का पता लगाना। कुछ लोग होते तो विज्ञापन का जवाब आने या लोगों के सामने आने का इंतजार करते, लेकिन टोबियास ग्रेगसन का काम करने का तरीका ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें मृतक के पास मिली टोपी याद है? होम्स ने कहा। हां, जॉन अंडरवुड एंड सन्स, 129 कैम्बरवेल रोड। ग्रेगसन थोड़ी देर के लिए निराश हो गया। उसने कहा, मुझे यह अंदाजा नहीं था कि तुमने यह देखा होगा। क्या तुम वहां गए थे? नहीं, होम्स ने जवाब दिया। हां, ग्रेगसन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम्हें किसी भी छोटे से छोटे मौके को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। होम्स ने गंभीरता से कहा, महान दिमाग के लिए कोई भी चीज छोटी नहीं होती। ग्रेगसन ने उत्साह से अपनी बात जारी रखी। मैं अंडरवुड गया और उससे पूछा कि क्या उसने ऐसी टोपी बेची थी। उसने अपनी बही खाता देखी और तुरंत इसे ढूंढ निकाला। यह टोपी उसने मिस्टर ड्रेबर को भेजी थी, जो चारापेंटियर के बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे। इसी से मुझे उनका पता मिला। होम्स ने धीरे से कहा, बहुत बढ़िया, बहुत होशियारी से किया।
ग्रेगसन ने कहा। उसके बाद मैं मैडम चारपेंटियर के पास गया। मैंने उन्हें बेहद घबराया हुआ और परेशान पाया। उनकी बेटी भी वहां थी, एक असाधारण सुंदर लड़की। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। यह सब मेरी नजर से बचा नहीं। मुझे गड़बड़ी की गंध आने लगी। मुझे पता था कि यह लोग कुछ छिपा रहे हैं। मैंने सीधे पूछा, क्या आपको अपने पुराने किराएदार मिस्टर इनॉक जे, ड्रेबर, क्लीवलैंड वाले की रहस्यमय मौत के बारे में पता है? मैडम चारपेंटियर ने सिर हिलाया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उनकी बेटी अचानक रो पड़ी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग इस मामले के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने पूछा, मिस्टर ड्रेबर, आपके घर से ट्रेन के लिए किस समय निकले थे? 8 बजे। महिला ने गले में फंसी हुई आवाज को काबू में करते हुए कहा। उनके सचिव मिस्टर स्टैंजरसन ने कहा था कि 2 ट्रेनें थीं, एक 9:15 और दूसरी 11 बजे। वह पहली ट्रेन पकड़ने वाले थे। क्या वह आखिरी बार था जब आपने उन्हें देखा? मैंने पूछा। यह सवाल सुनते ही महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सफेद पड़ गईं और कई सेकंड तक कुछ भी नहीं बोल पाईं। जब उन्होंने जवाब दिया तो उनकी आवाज असामान्य और कर्कश थी। हाँ। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उनकी बेटी ने स्पष्ट और शांत आवाज में कहा, झूठ से कभी कुछ अच्छा नहीं होता मां। इस सज्जन के साथ ईमानदारी बरतें। हमने मिस्टर ड्रेबर को फिर से देखा था। भगवान तुम्हें माफ करे। मैडम चारपेंटियर ने हाथ उठाकर कहा और कुर्सी पर गिर पड़ी। तुमने अपने भाई को बर्बाद कर दिया है। आर्थर यही चाहता कि हम सच बोलें। लड़की ने मजबूती से जवाब दिया। मैंने कहा, आपको अब सब कुछ बता देना चाहिए। आधा सच बताने से बेहतर है कि आप सब कुछ स्पष्ट करें। वैसे भी आपको पता नहीं है कि हमें कितना मालूम है। मैडम चारपेंटियर ने अपनी बेटी की ओर निराशा भरी नजर से देखा और फिर मुझसे कहा, आपने जो पूछा उसका जवाब देना अब मेरे लिए जरूरी हो गया है। मेरे बेटे को लेकर मेरी बेचैनी इस बात से नहीं है कि वह इस भयानक घटना में शामिल हो सकता है। वह बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन मुझे डर है कि आपके और दूसरों की नजरों में वह संदिग्ध हो सकता है। हालांकि ऐसा होना असंभव है। उसके उच्च चरित्र, उसके पेशे और उसके अतीत को देखकर कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया, सब कुछ सच सच बता देना ही आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपका बेटा निर्दोष है तो सच्चाई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। महिला ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, शायद एलिस, तुम्हें हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। एलिस कमरे से बाहर चली गई। फिर महिला ने मेरी ओर देखा और कहा, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी सर। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं यह सब आपको बताऊं, लेकिन चूंकि मेरी बेटी ने यह सब उजागर कर दिया है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। एक बार जब मैंने बोलने का निर्णय ले लिया है तो मैं बिना कुछ छिपाए सब कुछ बताऊंगी। मैंने कहा, यही सबसे बुद्धिमानी का काम होगा। महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर ड्रेबर हमारे साथ करीब 3 हफ्तों से रह रहे थे। वह और उनके सचिव मिस्टर स्टैंजरसन यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे थे। मैंने उनके ट्रंकों पर कोपेनहेगन का लेबल देखा था, जो यह दिखाता था कि वह उनका आखिरी पड़ाव था। स्टैंजरसन बहुत शांत और गंभीर व्यक्ति थे, लेकिन महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर ड्रेबर के सचिव मिस्टर स्टैंजरसन तो शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके मालिक बिल्कुल अलग थे। उनका व्यवहार बहुत घटिया और बर्बर था। पहली ही रात जब वह यहां आए, उन्होंने इतनी शराब पी ली कि बुरी हालत में थे। और सच कहूं तो दोपहर 12 बजे के बाद शायद ही वह कभी होश में रहते। उनका व्यवहार घर की नौकरानियों के प्रति बेहद अनुचित और शर्मनाक था। लेकिन सबसे बुरा तो यह हुआ कि उन्होंने मेरी बेटी एलिस के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाया। उन्होंने कई बार उससे ऐसी बातें कहीं जो शुक्र है कि वह समझ नहीं पाई। एक बार तो उन्होंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और जबरदस्ती गले लगाया। यह इतनी बड़ी बदतमीजी थी कि उनके अपने सचिव ने भी उन्हें उनके इस असभ्य व्यवहार के लिए डांटा। मैंने पूछा, लेकिन आप यह सब सहती क्यों रही? मेरा मतलब है, क्या आप अपने किराएदारों को निकाल नहीं सकती थीं? मैडम चारपेंटियर ने शर्मिंदा होकर कहा, काश
मैं उसी दिन उन्हें जाने को कह देती जब वह आए थे, लेकिन वह समय मेरे लिए कठिन था। वह एक दिन का 1 पाउंड दे रहे थे, सप्ताह में 14 पाउंड, और यह काम का मंदा मौसम था। मैं एक विधवा हूं और मेरा बेटा जो नेवी में है, उसकी पढ़ाई और जरूरतों ने मुझ पर काफी खर्च डाला। मैं यह पैसा गुवाना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं सही कर रही हूं, लेकिन जब उन्होंने हद पार कर दी तो मैंने उन्हें घर छोड़ने का नोटिस दे दिया। यही वजह थी कि उन्होंने हमारा घर छोड़ा। फिर क्या हुआ? जब मैंने उन्हें जाते हुए देखा तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मेरा बेटा इस समय छुट्टी पर है, लेकिन मैंने उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका गुस्सा बहुत तेज है और वह अपनी बहन से बेहद प्यार करता है। उनके जाने के लगभग 1 घंटे बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। मैंने देखा कि मिस्टर ड्रेबर वापस आ गए थे। वह बहुत उत्तेजित थे और नशे में लग रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती कमरे में घुसकर कहा कि उन्होंने अपनी ट्रेन मिस कर दी है। फिर उन्होंने मेरी बेटी एलिस की ओर रुख किया और मेरी आंखों के सामने उसे यह कहते हुए प्रस्ताव दिया कि वह उनके साथ भाग चले। तुम अब वयस्क हो, उन्होंने कहा, और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस बूढ़ी औरत की परवाह मत करो और मेरे साथ अभी चलो। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। बेचारी एलिस इतनी डर गई कि वह एक कोने में सिकुड़ गई, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती दरवाजे की ओर खींचने की कोशिश की। मैंने चीख मारी और तभी मेरा बेटा आर्थर कमरे में आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ गालियों और हाथापाई की आवाजें सुनी। मैं इतना डर गई थी कि मैंने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। जब मैंने देखा तो आर्थर दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। आर्थर ने हाथ में एक मजबूत लकड़ी की छड़ी पकड़ रखी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वह आदमी अब हमें फिर से परेशान करेगा। मैं उसके पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वह क्या कर रहा है। यह कहते हुए उसने अपनी टोपी उठाई और सड़क की ओर चल दिया। अगले दिन हमें मिस्टर ड्रेबर की रहस्यमय मौत की खबर मिली। जासूस ने कहा, मैडम चारपेंटियर ने यह बयान कई बार सांस लेते हुए और रुक रुक कर दिया। कई बार वह इतनी धीमी आवाज में बोल रही थीं कि मैं मुश्किल से सुन सका, लेकिन मैंने जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका शॉर्ट हैंड में नोट बना लिया ताकि किसी भी गलती की गुंजाइश न रहे। शर्लक होम्स ने जम्हाई लेते हुए कहा, यह काफी दिलचस्प है। आगे क्या हुआ? ग्रेगसन ने कहानी जारी रखी। जब मैडम चारपेंटियर रुकी तो मैंने महसूस किया कि पूरा मामला एक महत्वपूर्ण बिंदु पर टिका हुआ है। मैंने अपनी आंखों से उन्हें इस तरह घूरा जो मेरे अनुभव में महिलाओं पर प्रभाव डालता है और पूछा, आपके बेटे ने घर लौटने पर क्या कहा था? मैडम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। आप नहीं जानती? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, उसके पास घर की चाबी है और वह खुद अंदर आया होगा। क्या वह तब लौटा जब आप सो चुकी थी? हाँ। आप कितने बजे सोई? करीब 11 बजे। तो आपका बेटा कम से कम 2 घंटे तक बाहर था? हाँ, शायद 4 या 5 घंटे। हाँ। वह इस दौरान क्या कर रहा था? महिला का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। इस जवाब के बाद आगे कुछ और पूछने की जरूरत नहीं थी। मैंने यह पता लगाया कि लेफ्टिनेंट चारपेंटियर कहां था और 2 अधिकारियों को साथ लेकर उसे गिरफ्तार करने गया। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप हमारे साथ चलने को कहा तो उसने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे यकीन है कि आप मुझे उस कमीने ड्रेबर की मौत में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। हमने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसने खुद इसका जिक्र किया। यह बात बेहद संदिग्ध थी। यह तो वाकई शक करने लायक है, होम्स ने गंभीरता से कहा। जब हमने उसे गिरफ्तार किया तब भी उसके पास वही भारी लकड़ी की छड़ी थी जिसका जिक्र उसकी मां ने किया था। यह एक मजबूत ओक की छड़ी थी। शर्लक होम्स ने गंभीरता से पूछा, तो तुम्हारा क्या सिद्धांत है? ग्रेगसन ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा मानना है कि चारपेंटियर ड्रेबर का पीछा करते हुए उसे ब्रिक्सटन रोड तक ले गया।
वहां उनके बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान ड्रेबर को उसकी छड़ी से पेट में ऐसी चोट लगी जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा। रात इतनी बारिश भरी और सन्नाटे वाली थी कि वहां कोई और मौजूद नहीं था। इसके बाद चारपेंटियर ने ड्रेबर के शव को खींचकर उस खाली घर में पहुंचा दिया। रही बात मोमबत्ती, खून, दीवार पर लिखे संदेश और अंगूठी की, तो ये सब पुलिस को गुमराह करने के लिए किए गए झूठे नाटक हो सकते हैं। शर्लक होम्स ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया ग्रेगसन, तुम वाकई तरक्की कर रहे हो। हमें तुमसे उम्मीदें बढ़ रही हैं। ग्रेगसन ने गर्व से कहा, मुझे लगता है मैंने यह मामला बड़े ही सलीके से सुलझाया है। उस युवक ने खुद स्वीकार किया कि उसने ड्रेबर का पीछा किया था। जब ड्रेबर ने उसे देखा तो वह एक टैक्सी लेकर भागने की कोशिश करने लगा। घर लौटते समय चारपेंटियर ने एक पुराने जहाजी साथी से मुलाकात की और उसके साथ लंबी सैर की। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह जहाजी साथी कहां रहता है तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। मुझे लगता है पूरा मामला बड़ी अच्छी तरह से बैठता है, ग्रेगसन ने हंसते हुए कहा। मुझे तो सबसे मजा लेस्ट्रेड की हालत पर आ रहा है। उसने तो पूरी तरह गलत दिशा पकड़ ली है। तभी कमरे में सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा। क्यों, ये तो वही लेस्ट्रेड है, ग्रेगसन ने आश्चर्य से कहा। लेस्ट्रेड कमरे में दाखिल हुआ। आमतौर पर उसकी चाल में जो आत्मविश्वास होता था वह आज गायब था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा परेशान दिख रहा था। उसने नजरें झुकाई और कमरे के बीच में खड़ा होकर अपनी टोपी से खेलने लगा, जैसे वह कुछ कहने में हिचकिचा रहा हो। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, यह मामला वाकई असाधारण है और पूरी तरह से समझ से बाहर। ग्रेगसन ने विजयी स्वर में कहा, ओह, तो तुम भी इस नतीजे पर पहुंचे मिस्टर लेस्ट्रेड। क्या तुमने सचिव मिस्टर जोसेफ स्टैंजरसन को ढूंढ लिया? लेस्ट्रेड ने गंभीर स्वर में कहा, सचिव मिस्टर जोसेफ स्टैंजरसन को आज सुबह करीब 6 बजे हॉलिडे प्राइवेट होटल में बेरहमी से मार दिया गया। क्या जोसेफ स्टैंजरसन की हत्या के पीछे भी वही कातिल है? क्या चारपेंटियर निर्दोष है या इस पूरी गुत्थी का हिस्सा? और आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? इस रहस्यमयी कहानी का रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम इस गुत्थी को और गहराई से सुलझाएंगे।